नमस्कार। मैं यहाँ संबलपुर से इस टॉक से जुड़ रहा हूँ। जी। हाँ, मैं शुरू कर। आपको आवाज़ आ रही है? मैं मैं प्लग इन कर लेता हूँ, उस पर फ़ोन लगा देता हूँ। नमस्कार। आपको शायद अब आवाज़ थोड़ी बेहतर आ रही हो। मैं संबलपुर में हूँ, जहाँ इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसलिए अगर थोड़ा सा शायद सिग्नल से कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। तो अभी शुरू करते हैं। तो जब जनसुलभ से इस बारे में बात हो रही थी अर्पण जी से कि इसका शीर्षक क्या रखें, तो मैंने कहा कि इसको हम कविता की उजास छाया में रखते हैं, तो कि ज्योत्सना जी की जो कविताएं हैं वो मुझे उनको पढ़ के यही भाव मिलता है कि एक तरह की उसमें बहुत उजास भी है और छाया भी है, और उसमें कोई बहुत अधिक रोशनी और शोर और ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत मुखर है। अ, और इस मायने में वो उनकी कविताएं बाकी लोगों से अलग दिखलाई पड़ती हैं। कविताएं अमूमन जो हैं हम पे अलग अलग असर छोड़ती हैं, और अ, लोग अलग अलग तरह से उसको लिखते हैं, उसको उनको पढ़ा जाता है। कुछ सतहें उघाड़ती हैं, कुछ जो हैं सवाल रखती हैं, कुछ जो हैं विचारधाराओं के साथ चलती हैं या उन्हें पोषित करती हैं। कुछ हमें अनृतता के घने में ले जाती हैं, कुछ दूसरे रसों में ले जाती हैं। कुछ कविताओं में उनको लिखने का ही संघर्ष बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। कुछ कविताओं का लगता है कि ड्राफ्ट ही पूरा शायद अधूरा रह गया है। कुछ कविताएं बहुत सारी संश्लिष्टताओं को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। कुछ सिर्फ चौंकाने के लिए होती हैं, कुछ चमत्कृत करने के लिए होती हैं। ज़्यादातर में ये आग्रह होता है कि उन्हें सुना जाए और उन पे ध्यान दिया जाए और उनको एक तरह से गंभीरता से लिया जाए। अ, कविताओं को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कवि के लिखने को भी पढ़ रहे होते हैं, और अ, ये उसके ज़रिए वो भी एक तरह की खिड़की होती है उस व्यक्ति और उसके जीवन, उसकी दिनचर्याएँ, उसकी दुनियादारियाँ किस तरह की हैं, और वो कहाँ पर क्या देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं। क्या वो नए नारे लिख रहे हैं, या वो फ़तवे जारी कर रहे हैं, या वो एक तरह की चारण परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कविताएँ अक्सर एक तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरह हमारे सामने पेश होती हैं। उसमें कवि, कवि का मैं, कथ्य की मुखरता और उनका एक तना हुआ शिल्प विन्यास हमारे सामने आता है। अ, ज्योत्सना मिलन की कविताएँ ये सब नहीं करती। अ, वो एक तसल्ली की कवि हैं, जिसमें वह अपनी कविताओं में बहुत अ, इस तसल्ली को वो बहुत प्यार से साझा करती चलती हैं अपनी कविताओं के ज़रिए। और ज़्यादातर कविताएँ शायद उनकी खुद से की जा रही एक तरह की बातचीत है। अ, कुछ नोट्स की तरह है, कुछ एक डायरी की तरह है, जिसमें हम पाठकों को ये आज़ादी दी जाती है कि वो उसको चाहें तो ओवरहियर कर लें, कान लगाकर सुन लें। उनको
पढ़ते वक्त आप उनके और उनकी इस दुनिया को, उनके घर को, आंगन को, उनके बगीचे को, उनके पेड़ को, उनके पेड़ पे आने वाली चिड़िया को या उड़ने वाली तितली को भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और उस पूरे एक सहज से बने रचे संसार को वो हमारे सामने लेकर आती हैं उन कविताओं के ज़रिए। अ, मैंने उनकी 2 संग्रह पढ़े और उनमें मुझे यही समझ में आया कि वो एक तरह की जो शब्द चित्र बनते हैं उनको पढ़ने के बाद और जो याद रह जाते हैं, वो एक तरह के वो चित्र जो हैं वो ऑयल या पेस्टल पेस्टल के हो सकते हैं, ऑयल और एक्रेलिक के नहीं, पर पेस्टल और जल रंग के ज़्यादा लगते हैं। जिसमें क्योंकि उनमें एक बहुत सारा एक बाल सुलभ विस्मय का बोध है उनकी कविताओं में, जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है और वो आपको बहुत सारी एक ऊष्मा से भरता है। और ये उनका एक विलक्षण पक्ष है कि जहाँ पर हम उनको एक दृश्य की तरह हम उनके उनके बिंबों को देख सकते हैं। और उसमें वो लगता तो ऊपर से है कि बहुत गंभीर नहीं है, एक सहज और सरल सी दुनिया है, पर उसमें एक तरह का सबटेक्स्ट है जो हमें कहीं एक अपनी मनुष्य होने की शिनाख्त करता हुआ, उसको गंभीरता से लेता हुआ और उसको कहीं कहीं सेलिब्रेट भी करता हुआ और कहीं कहीं शायद हल्के से कुछ अ, कह जाता हुआ, बट बिना किसी आग्रह या बिना किसी अ, गुस्से के। अ, ये जो बात है ज्योत्सना जी की, वो हमें एक तरह की उजास छाया से भरती है। तो अर्पण जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उजास छाया के बारे में और बताइए, तो मुझे लगा कि ये अ, जैसे एक फैज़ की का गीत है जो धूप किनारे, पर ये धूप किनारे नहीं है। धूप किनारे एक तरह का रोमांटिक और एक लगभग एक रोमांटिक सा एक गीत है, बट धूप किनारे ये इसलिए नहीं कि, और ये उजास छाया जो है इसमें दोनों चीज़ें, जैसे कि पेड़ के नीचे हम जब बैठते हैं धूप में भी तो एक उजास छाया में होते हैं, एक आंगन में होते हैं तो हम एक उजास छाया में होते हैं, बरामदे में बैठते हैं तो उसमें वो बात होती। तो वो और उसमें रोशनी और अंधेरा दोनों एक तरह से आपस में एक दूसरे के पास एक दूसरे को लेके जा रहे होते हैं। ज्योत्सना जी की कविताओं में मुझे वो कई जगह कई बार दिखलाई देता है और उसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं आ जा रही होती हैं, जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जीव हैं, प्रकृति है। कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी हमारी अपनी जल्दबाजियों में हम हमसे छूटी जाती हैं। चाहे वो तितली का मंडराना हो या फुनचुक्की की सीटी या पूर्वजों के किसी मकान में रखा हुआ संदूक। अ, एक उनकी कविता है ये पीली तितली, अ, जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा था कि अ, जिसमें तितली जो है फूल बनने की कोशिश कर रही है और वो यूँ है कि उड़ रही थी छोटी-सी पीली तितली, उड़े जा रही थी, जिसे बैठना भूल चुकी हो, जैसे बैठना भूल चुकी हो या उड़ना ही उड़ना जानती हो, पौधे से पौधे तक उड़ती जाती, फूल की उम्मीद में कि फूलों के बीच पहचानी न जाए, तितली की तरह इस कदर उड़ रही थी कि अपने उड़ने में फूल हुई जा रही थी तितली। या उनकी एक कविता है जिसमें साइकिल की करियर पर बैठी हुई औरत जो खुद को हवा समझ रही और पकती हुई जा रही। अ, साइकिल सवार की पीठ पीछे हवा में पैर उछाले, बैठी स्त्री के वहाँ होने का पता जरूरी नहीं कि साइकिल सवार को हो ही। हवा में पैर उछाले ऐसी बैठी थी स्त्री जैसे हवा उसे उड़ा रही हो, झड़ते झड़ते ठहर गए पत्ते सी, थमी थी स्त्री अपने आप साइकिल की पिछली सीट पर, उसके थमने की ही तरह कभी भी शुरू हो सकती थी झड़ते झड़ते उसके उड़ने की या उड़ते उड़ते झड़ने की प्रक्रिया। उनके पास उन चीज़ों और अवस्थाओं के लिए जगह है जो देखे और
कहे जाने से रह गई हैं। वह उन चीज़ों को देख पा रही हैं जो मुखरित नहीं हैं, जहाँ स्पॉटलाइट नहीं पड़ रही है, जहाँ शोर और ध्यान नहीं है, पर वे हैं हमारे करीब, हमारा हिस्सा, और हमारे अलक्षित में, हमारे बीच, भीतर, पड़ोस में मनुष्य होने की के आश्वस्ति बोध से भरते हुए। जैसे कि उनकी कविता है, बाहर निकल आई थी वह, अपने से पीछे छूट गया था उसके आकार का अंधेरा। और वे अपनी कविताओं में इस अलक्षित वस्तु और घटनाओं की साक्षी हैं जिसकी बगल से दुनिया, दफ्तर, राजनीति, अखबार, टीवी काफ़ी देर हुए पहले निकल चुके हैं। उनकी दुनिया वैसी है, धीमी गति वाली, स्थिर, गहराई लिए, तसल्ली के साथ, आराम से बात करते हुए, और उनकी मौजूदगी का वह सब हिस्सा, जैसे वो इन हिस्सों में मौजूद हैं जिनसे वो कविता बनती है। ज्योत्सना जी की कविताओं में हम इसे देख सकते हैं कि कैसे उनकी कविताओं में एक बाल सुलभ अ, विस्मय है छोटी और बारीक चीज़ों और बातों के लिए। हालांकि वो कितनी ही बड़ी हो गई हों, पर ये उन्होंने अपने अंदर एक बात बचा कर रखी कि जो हमारे और ये एक तरह की जो मासूमियत थी जो हमारे हमने खो दी इन कविताओं को उस समय जब हम हमने अपनी मासूमियत को, पर उनके पास वो बनी रही। अ, जैसे ये कविता है, पैर को लेकर कि खड़े थे पैर असमंजस में, चलें कि खड़े रहें, सोच में पड़ गए वे चलने से पहले, चट से उठते थे और चलने लगते थे बचपन में, नहीं होती थी कोई निश्चित वजह चलने या खड़ी होने की। पैरों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे सोचने लगेंगे एक दिन। अब ये कविता लिखने के लिए शायद दोनों चीज़ें चाहिए कि एक तो पैरों में वो थकान चाहिए जो कि शायद उम्र उम्र होते होते आती है, और ये इस दुविधा को देख पाने का एक बाल सुलभ विस्मय भी चाहिए जो कि उनमें वो था। और इस थकान तक आते थे हम सब लोग, शायद ये हमारे जीवन से चला जाता है, ये उनमें रहा। अ, एक उनकी एक और दुविधा वाली कविता है जो चरमराते हुए तख्त पर जो करवट लेने का जो एक बहुत मुश्किल निर्णय है, जिसको वो रेखांकित करती हैं अपने इस कविता में करवट नाम से। चरमराते तख्त पर लेटे लेटे रात बहुत देर तक सोचते रहे वे करवट बदलने के बारे में। उनके लिए करवट बदलने से आसान था उसके बारे में सोचना। अपने से अलग रखा जा सकता था घर को, सोचते हुए करवट बदलने पर हड़बड़ा सकता है घर, घिर आ सकता है तख्त के गिर्द। जैसे पूरी दुनिया जो है एकदम आपकी करवट लेते ही गिर पड़ेगी या आ जाएगी आपके आसपास, क्या हुआ उसको लेकर, और आप उससे कैसे उसको बचाना चाहते हैं। ये एक तरह की ये जो बहुत ही बारीकी से देखी जाने वाली शायद बातें हैं या दुविधाएं हैं, या जिसको वो अपनी कविताओं में लेकर आती हैं। अ, हम सब ने शायद उसको हमारे हमने हम सब ने हमारे लिए वो अर्जेंट नहीं है। अ, शायद हम उसको इम्पोर्टेंट भी नहीं मानते हैं, पर वो उनकी कविताओं को पढ़ के लगता है कि हाँ, ये सब तो हमारा हिस्सा है, और ये हमने भी कहीं ना कहीं उसको महसूस किया हुआ है, और इसलिए वो हमें अ, एक तरह का इम्पोर्टेंट उनकी पोइट्री है। ये विस्मय उनकी कविताओं के जरिए हम सबको अपने ही उस विलुप्त विलुप्त पक्ष की तरफ ले जाता है जो हमारी मासूमियत के टूटने के बाद कम ही दिखाई पड़ा। साथ ही वह एक तरह से आपको अलग अलग तरह से ठौर उपलब्ध कराती चलती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं उनकी उनकी कविताओं में, हम जो हमारे जीवन में छूट गई हैं वो उनकी कविताओं में दिखलाई पड़ती हैं। जैसे आंगन और बरामदे जो हमारे घरों से हटाए जा चुके हैं, या पेड़ के नीचे, या पेड़ का घर में होना, और एक पेड़ के जरिए पूरी दुनिया के पेड़ों का होना, और उस तक पहुंचना, उनकी बातें करना। अ, और ज्योत्सना मिलन कविताएं उसके बीच की उजास और जो ब्लर और डिज़ोल्व की जगह है, इसके लिए हिंदी का शब्द शायद मुझे नहीं पता, और होगा ही, इसको पेनम्ब्रा कहते हैं साइंस में, कि वो जो रोशनी के चारों तरफ एक हल्का सा घेरा बनता है जहाँ पे,
वो वहाँ से मुझे लगता है कि दिखता है, जैसे कि एक स्पॉटलाइट होती है और एक शायद एक लालटेन का, जो लालटेन का की रोशनी शायद एक स्याह उजास अ, उजास छाया की तरह होती है हमारे आस पास जब जब हम उसमें बैठते हैं। अ, और उसमें वो घर की भी ऐसी है जो स्याह उजास है, वो दिनचर्याओं की भी है, शरीर की है, आत्मा की है, प्रकृति की, उन सब के बीच एक उनकी कविता है कि नाम नाम से, कि भूल गया मुझको वह नाम जो तुम्हें देना चाहती थी, इस प्रक्रिया में देती चली गई एक के बाद एक नाम, वे 1,000 हो गए बिना उस नाम के ही जिसे मैं तुम्हें देना चाहती थी। इसी सिलसिले में एक और है जो न होने की तरह, वह आया था नहीं आया, आया था न होने की तरह, या आसी पास न होने की तरह, समय की तरह, इस कदर था कि शक नहीं हुआ किसी को उसके होने के बारे में। इन दोनों कविताओं में ज्योत्सना जी की खुद की जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कुछ झलकता है। जिस तरह से मैं उनको दूर से देखता हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे मेरा परिचय उनसे उस तरह से नहीं था। हालांकि उनके घर में कई लोगों को मैं जानता हूँ, और उनके हमारे बीच बहुत सारे हमारे साझा दोस्तियाँ हैं। पर इसके साथ भी, पर वो इसको पढ़ के लगता है कि वो किस तरह की हैं और किस तरह की दुनिया उनके उनकी कविताओं से खुलती है। अ, और वो हमेशा इन बीच की चीज़ें हैं जो मैं उनके बारे में, जो ये जो बताना चाह रहा था कि वह होने ना होने के बीच, सोचने और कहने के बीच, अ, अपने अदृश्य और दृश्य के बीच, और उपस्थितियों और अनुपस्थितियों के बीच, विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी के बीच, उनका एक तरह का संवाद चल रहा होता है अपनी कविताओं में और अपनी कविताओं के जरिए। एक उनकी कविता है हर बार दीवार। आसमान होगा कि उम्मीद में बाहर देखती खिड़की से बाहर, दीवार होती सामने और होती फांक पर धूप, दो दीवारों के बीच धरी सी दीवार की जगह, आसमान कहीं नहीं निकला कभी, घास का मैदान भी नहीं, खिड़की के बाहर हर बार एक दीवार आसमान के बदले। अब ये, इस कविता को हम कई तरह से देख सकते हैं, और शायद उसमें एक एक स्त्री विमर्श भी साफ साफ हमको दिखलाई पड़ता है। पर उसमें भी वो, उसमें कोई वो एक सपाट बयानी की तरह है, वो किसी एक आक्रोश और आग्रह की तरह उसकी नहीं लगता उनको उसमें, जो है उसमें कोई कुरेद या कराहा मुझे नहीं दिखलाई पड़ती। वो एक तरह का से बयान है, और उसकी रोशनी में उसको देखा समझा जा सकता है। और ज्योत्सना जी जो हैं, हम बाकी एक ये बात ये भी हो सकती होती है, होनी भी चाहिए कि कैसे स्त्री विमर्श की कविताओं में उनका उनको हम कैसे देखते हैं। मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा एक गुस्सा उस तरह से नहीं है, मतलब वो एक करुणा की कवि मुझे ज़्यादा लगती हैं, बजाय गुस्से में एक कवि हैं जो एक कोई अदालत लगा नहीं रही हैं, और सही गलत तय नहीं कर रही हैं। अ, मुखरता उनकी कविताओं में नहीं है, वो चाहे संबंधों में लेकर हो, दुनिया को लेकर हो, प्रकृति को लेकर हो, दिनचर्याओं को लेकर हो, या स्त्री विमर्श को लेकर हो। वो बहस नहीं कर रही होती, वो एक बयान या संकेत भर देती हैं, और शायद उसको, जैसे पहले कहते थे कि अ, थोड़ा कहा बहुत समझना, उसका जो है उसमें वो समझने की जो जिम्मेदारी वो पाठक को वो सौंप के आगे बढ़ जाती है। कविता किसी धारदार हथियार या औजार की तरह नहीं है, और वो आग्रह, हिंसा, बहस या शोर की कविता भी नहीं है। जैसे उनकी एक बहुत सुंदर कविता है औरत, जो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी मित्र देवयानी भारद्वाज की वॉल पे पढ़ी। और यूं है कि प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को, ईश्वर ईश्वर की पुकार से दहकने लगता है उसका समूचा वजूद, अचानक कहता है मर्द, देखो मैं ईश्वर हूँ। और औरत देखती है उसे, और ईश्वर को खो देने की पीड़ा से बिलबिलाकर फेर लेती है अपना मुंह।
ये गजब की करुणा से भरी हुई स्त्री पुरुष संबंधों में लगभग मातृत्व को लेकर सामने लाती हुई कविता है। और एक तरह की बहुत सारी कोफ्त है इसमें, पर साथ में एक, एक सच भी जो इसमें रेखांकित हो रहा है। ज्योत्सना जी के जरिए फिर, क्योंकि मैं कुछ दुनिया भर की बाकी कवि और कवित्रियों को पढ़ता हूँ और उनको देखता हूँ, तो इस मिजाज की कविताएं जो मुझे कुछ देखने को मिली, तो मैं सोचा था कि मैं उसमें उनको शेयर करूँगा। क्योंकि बच मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, मैं इसलिए अनुवाद इनका नहीं कर पाया, पर शायद आप लोग सह लेंगे इसको, अंग्रेजी में ही मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक इसमें मैरी ओलिवर की कविता में लेकर आया, जिसमें वो भी काफ़ी प्रकृति प्रेमी और बहुत ही खुले और दरियादिल इंसानों की तरह अपनी दुनिया अपने पाठकों से बांटती है अपनी कविताओं के जरिए। इनकी कविता है मिस्ट्रीज। यस, truly we live with mysteries too marvelous to be understood. How grass can be nourishing in the mouths of the lambs. How rivers and stones are forever in allegiance and with gravity, while we ourselves dream of rising. How two hands touch and the bonds will never be broken. How people come from delight or the scars of damage to the comfort of a poem. Let me keep my distance always from those who think they have the answers. Let me keep company always with those who say, look, and laugh in astonishment and bow their heads. मैरी ओलिवर की एक और कविता है, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग सो सिंपली। ज्योत्सना जी के साथ एक ये भी उनकी भाषा बहुत गजब की है। उसमें वो मुझे लगता है उनका एक बहुत ही सोचा समझा, बहुत मिनिमलिज्म है उनकी, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं जब पढ़ेंगे तो अ, कोई भी शब्द अतिरिक्त नहीं लगता उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती जो कि और कि वो फालतू या एक्स्ट्रा या दोहराव की तरह बार बार आती। वो एक बहुत ही शार्पली एडिटेड अपनी अपनी पोइट्री करती हैं, जो कि उसको और अधिक असरदार बनाती है मेरे ख्याल से। और मैरी ओलिवर की कविता, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग सो सिंपली। I want to write something so simply about love or about pain that even as you are reading, you feel it. And as you read, you keep feeling it. And though it be my story, it will be common. Though it be singular, it will be known to you, so that by the end you will think, no, you will realize that it was all the while yourself arranging the words, that it was all the time words that you yourself out of your heart had been saying. एक और मेरी बहुत प्रिय कवि हैं, और मैंने इस पूरे इस तीन चार जो कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ इनमें ज़्यादातर सब स्त्री कवि हैं। ये एक नाओमी शिहाब नाई हैं, जो पैलेस्टीन की कवित्री हैं, पर रहती अमेरिका में है। इनकी कविता है सो मच हैप्पीनेस। It is difficult to know what to do with so much happiness. With sadness, there is something to rub against, a wound to tend with lotion and cloth. When the world falls in around you, you have places to pick up, something to hold in your hands, like ticket stubs or change. But happiness floats. It doesn't need to. It doesn't need you to hold it down. It doesn't need anything. Happiness lands on the roof of the next house singing and disappears when it wants to. You are happy either way. Even the fact that you once lived in a peaceful tree house and now live over a quarry of noise and dust cannot make you unhappy. Everything has a life of its own. It too could wake up filled with possibilities
coffee cake and ripe peaches, and love even the floor which needs to be swept, the soiled